नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में टेस्ट पेपर का हमने डिस्कशन किया था। ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन थे उसका हमने पूरा कर लिया था। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन जो है मिस्टेक से जिसमें जो ऑप्शन है वो गलत टिक हो गया था, उसको हम यहाँ सुधार देना चाह रहे हैं। तो पहले हम वही क्वेश्चन को कर दे रहे हैं जो पिछले क्लास में मिस्टेक हो गया था। एक्चुअली हमने वहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड से सीजियम क्लोराइड था और हमें वहाँ पर ये लगा कि ये सीजियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड है, इसलिए वो प्रॉब्लम हुआ था। तो पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, मिला देते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन तो यही था, सोडियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, अर्थात कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आपका दिया हुआ था। उसमें हमें ये देखना है कि सोडियम क्लोराइड से, किसमें? सोडियम क्लोराइड से, यहाँ पर आ जाते हैं। सोडियम क्लोराइड से, ये देखिए ये सोडियम क्लोराइड है और इस सोडियम क्लोराइड से हमें कहाँ जाना था? सोडियम क्लोराइड से सीजियम क्लोराइड की तरफ जाना था, उल्टा था, है ना? यही बात का वहाँ पर हमने, है ना, जिस बात के लिए, जिसके लिए हमने काम किया था वहाँ पर क्या था? सीजियम क्लोराइड टू सोडियम क्लोराइड कर दिया था, ठीक है ना? इसलिए उसको थोड़ा सुधार लेंगे। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर है कि सोडियम क्लोराइड और इससे हमें कन्वर्ट करके सीजियम क्लोराइड वाले में ले जाना है। इसमें क्या है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से रहता है, और इसमें देखिए यहाँ क्या है? लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये किस में? हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में जाता है। देखिए ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसके लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं हाई प्रेशर का, हाई प्रेशर का। शायद हमने वहाँ उस दिन यही पॉइंट को मिस कर दिया था, ठीक है ना, हाई प्रेशर। तो चलिए उसको हम यहाँ पर, एक बच्चा ने हमें जब उसको भेजा, मैसेज भेजा, तब हमको पता चला, तो हमने उसको फिर से क्वेश्चन को देखा तो क्लियर हो गया था। तो ऐसे हमने वहाँ पर भी डाल दिया था, आपको कमेंट बॉक्स में भी देख लीजिएगा, उसमें भी। और अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो कंडीशन क्या है उसको समझिए। दूसरा कंडीशन क्या था कि हायर कोऑर्डिनेशन नंबर से लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर पर आप जाएंगे, जैसे NaCl वाले पर जाएंगे। देखिए यहाँ 8:8, और यहाँ क्या हो जाए? 6:6। ये इस तरह का अगर है तब इसमें आपको हीटिंग की आवश्यकता होती है, उच्च ताप की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक, है ना, इसको गर्म करते हैं। और ये लगभग 720 केल्विन के आसपास होता है, जो इसका टेम्परेचर हम जो यूज़ करते हैं लगभग इसके आसपास होता है। यहाँ पर ऐसे भी आप जानते हैं कि ये देखिए ज़्यादा, देखिए ध्यान से इस बात को समझिएगा, जितना कम कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हमें इसको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर में ले जाना है। तो हमको लैटिस जो स्पेस है वो क्या होना चाहिए? लैटिस स्पेस जैसे ही कमेगा तब ना नज़दीक में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर को हमें बढ़ाना होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। यानी वहाँ पर जो आपने, हमें लगता है कि ए लगाया था ना, हाँ, तो उसको कंप्लीट करके आप यहाँ क्या करेंगे? उसको बी कर देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब हम वापस आते हैं थ्योरेटिकल वाले पर, क्या, क्योंकि ये तो हो गया कंप्लीट, और हम अब थ्योरी वाला जो क्वेश्चन था उस पर चलते हैं। देखिए ये ही क्वेश्चन है पहला, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न है, और आप हमें लगता है कि आप ज़रूर इसको पूरा कंप्लीट किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए और इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें गिवन डाटा आपको केवल लिखना है पहले, सॉल्यूशन से आप आधा काम यहाँ पर आपका पूरा क्लियर हुए, समझ गया ना? आप अगर देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? BCC स्ट्रक्चर है, BCC, ठीक है? BCC मतलब बॉडी सेंटर वाले, और बॉडी सेंटर के लिए आपको पता होना चाहिए कि R बराबर होता है √3a डिवाइडेड बाई 4। दिस इज द फॉर्मूला बॉडी सेंटर वाले के लिए, यही फॉर्मूला है ना। और अभी आपको क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एज लेंथ, एज लेंथ दिया हुआ है 4.29 एंगस्ट्रॉम, ये आपको दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला में लगाइए, आंसर पाइए, और क्या।
यहाँ देखिए √3 और ये ए का वैल्यू हो जाएगा कितना 4.29 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को रहने देते हैं, मीटर में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है उसमें रहने। अगर मीटर में बदलना है तो बदल भी सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 4। क्लियर। अब देखो अगर आप एंगस्ट्रॉम को बदलना चाहते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो आप इसको बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए इसका वैल्यू √3 का वैल्यू 1.732 और पहले से आपके पास है 4.29 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और ये किस में, एंगस्ट्रॉम में है तो एंगस्ट्रॉम में। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको दोनों को गुना करिए और ये 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा लगभग 1.84 के आसपास एंगस्ट्रॉम। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। मेन क्या देखना है, बॉडी सेंटर के लिए इसका फॉर्मूला। तो हम थोड़ा रिवीजन आपको करा देते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक एक करके जो तीनों जो आप पढ़े हैं यूनिट सेल, एक पर है SCC, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें रेडियस का जो वैल्यू होता है R बराबर क्या होता है, A/2। सबसे आसान यहाँ पर है ना, A/2 ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही है उलट पुलट करके। उसके बाद आप BCC के लिए, BCC, तो BCC का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल, यही होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके लिए R का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3A डिवाइडेड बाई 4। ये फार्मूला हो गया। और एक और आप पढ़े हैं क्या, एक पढ़े हैं यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट FCC के लिए, FCC। तो FCC के लिए फेस सेंटर्ड, इसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जैसे ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गया तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, R बराबर A/2√2, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है। तो अभी आपका जो क्वेश्चन आया था, जो पहला क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, वो किस पर था, वो BCC पर आधारित था, इसलिए इस फार्मूला का हमने यूज किया था। क्लियर है। तो ये छोटा छोटा आपका न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आप इसको अच्छे ढंग से रफ में भी और फेयर में भी, देखिए रफ और फेयर का बात होता है क्या, जो आप क्लास में बनाते हैं उसको सटीक ढंग से लिखते जाइए, आप अलग से करने की जरूरत नहीं है फेयर, है ना। और रफ क्या करना है कि जब भी आप कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बनाइए तो जब भी बैठिए तो एक छोटा सा जरूर रफ करिए कि कौन कौन का क्या क्या था, जिसके कारण आपको याद करने में सुविधा होगा और वो आपको माइंड को याद भी होगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है स्कॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है। तो देखिए इसका डेफिनेशन हमने एक साइड लिखा है, दूसरे टाइप इसका डेफिनेशन लिखा है। यहाँ पर क्या है कि व्हेन इक्वल नंबर ऑफ, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को स्पष्ट ढंग से देखें समझेंगे। क्या है कि व्हेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव लैटिस साइट लिविंग बिहाइंड अ पेयर ऑफ होल, मतलब पीछे क्या हो जाता है, एक होल छोड़ देता है, पीछे होल छोड़ देता है। देन द डिफेक्ट विच इज क्रिएटेड इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट। जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसे स्कॉटकी दोष कहते हैं। फ्रेंकल दोष में क्या है कि व्हेन एन आयन लीव्स इट्स करेक्ट लैटिस साइट, देखिए अपना जो सही उचित जो इसका लैटिस साइट है उसको छोड़ देता है, इसमें दोनों गायब हो जाता है।
लेकिन इसमें दोनों गायब नहीं होता है, ये अपना स्थान को छोड़ देता है और अंतराकाशी पर जाकर कुदक जाता है, चला जाता है, तो जिसके कारण डिफेक्ट उत्पन्न हुआ और इसी को हम लोग कहेंगे क्या, फ्रेंकल दोष। ठीक है, तो इसका हिंदी में भी है, देखिए आगे हम अगला पेज में ये देखिए, जब समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है तथा उस स्थान पर दो युग्म छिद्र छोड़ देता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम स्कॉटकी दोष कहते हैं। और जब कोई आयन अपने उचित स्थान को छोड़ करके अंतराकाशीय स्थल पर आ जाता है तथा उस स्थान पर रिक्ति छोड़ देता है या रिक्त स्थान छोड़ देता है, ये भी कह सकते हैं, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एक स्थान से कूद के दूसरे स्थान चला जाता है, इसमें क्या होता है कि दोनों गायब हो जाता है। क्लियर। अब यहां पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है, ये देखिए इस लाइन को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ स्कॉटकी डिफेक्ट जो है सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयनिक यौगिक में पाया जाता है, यानी जो ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है ना, वैसे वाले आयनिक सॉलिड में या आयनिक ठोस में ये पाया जाता है। कौन, स्कॉटकी दोष। जबकि फ्रेंकल दोष को देखिएगा तो ये उसमें पाया जाता है जिसका लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, किसमें, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लोअर होता है, समन्वय संख्या लोअर मतलब कम कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, जैसे 4 वाला हो गया। इसमें क्या होगा, ये आ जाएगा 6 वाला, 8 वाला, ये सब का इसमें शो करने लगेगा, ज्यादा हाई है ना कोऑर्डिनेशन नंबर वाला ये शो करने लगता है। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। देखिए इसमें है, हाँ एक चीज और है कि देखिए ये देखिए साइज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब लगभग इसका समान होता है। और इसमें क्या है तो लार्ज डिफरेंस होता है, एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, बहुत लार्ज डिफरेंस का यहाँ मामला आ जाता है। कैसा डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस आ जाता है। जैसे देखिए ZnS हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया, इस सब में क्या हो जाता है, लार्ज डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन के बीच में, साइज में लार्ज डिफरेंस होता है। इसमें क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज, मतलब लगभग देखा जाता है कि साइज क्या हो जाता है, समान रहता है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे जो हो ये, इसीलिए इसको जो हम लोग कहते हैं, देखिए अल्कली हैलाइड भी यहाँ पाया जाता है और ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है। क्या है ये, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। सीजियम क्लोराइड वाला अभी देखिए थोड़ा देर पहले लिखे, ये इसका भी आपने देखा थोड़ा देर पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो ये 4/4 वाला रहता है, तो कम वाला नहीं हो गया, तो इसीलिए आप कहेंगे कि लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका होगा उसमें कौन, फ्रेंकल दोष शो करेगा, और हायर वाले में क्या शो करेगा, हायर वाले में शो करेगा, किस करेगा, स्कॉटकी दोष शो करेगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता, इसके कुछ उदाहरण देखिए। देखिए अक्रिस्टलीय भी अगर आपको नहीं याद है तो प्रॉब्लम होगा, हालांकि सभी बच्चों को ये बना होगा, निश्चित तौर पर गलती नहीं होने का सवाल है इसमें। द सॉलिड इन व्हिच द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ डेफिनिट लैटिस पैटर्न इज नोन एज एमॉर्फस है। देखिए एमॉर्फस का नाम ही है जिसका कोई रूप नहीं, एमॉर्फस, अमॉर्फस का मतलब होता है जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई फॉर्म नहीं यानी रूप नहीं। इसका मतलब इसका किस प्रकार का है, इसका जो साइज ये जो अरेंज होता है वो डिफिनिट लैटिस साइट में नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो डिफिनिट पैटर्न में नहीं रहते, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड। और उदाहरण में आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं ग्लास, जिसको आप कांच कहते हैं, ग्लास ये हो गया कांच, प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, पॉलीमर, ऑल पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर है सभी हो जाएगा। इसी में आ जाता है ना PVCR, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, अच्छा PCB लिख दिए, हाँ इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेलोफेन, बहुत सारा है उदाहरण इसमें आपको मिल जाएगा। जो क्या हुआ, क्वार्ज ग्लास भी आप दे सकते हैं। ये सब किस तरह का, अक्रिस्टलीय
ठोस होगा। और जानते हैं ज्यादातर अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना, कभी कभी पहला ही नंबर रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान से हम लोग को ये सब कर देखना उदाहरण, और बहुत आसान रहता है, गलती नहीं होने का मामला यहाँ पर रहेगा, ज्यादातर लोगों का सही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ क्या है, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठोस कठोर क्यों होते हैं। देखिए सिंपल जवाब इसका लिखा गया है, बहुत ही साधारण रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज दे आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या मतलब, यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब हो गया एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये हो जाए एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, या एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ फिक्स एंड रेगुलर पैटर्न। देखिए ये हो गया निश्चित और नियमित व्यवस्था में होता है, नियमित पैटर्न में होना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। विच हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, बिकॉज ऑफ दीज फोर्स द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव देयर पोजीशन, मतलब अपने स्थान से खसकेगा नहीं, घसकेगा नहीं, ठीक है ना। ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, केवल अपने मध्य स्थिति में डोलन करेगा ऐसे, इसके अलावा वो अपने स्थान से खिसकेगा नहीं। तब ना देखते हैं सॉलिड जहां रख दें तो ऐसे ही रहने देते। लिक्विड में क्या है, जैसे इधर से रखेंगे उलटिएगा, यहाँ से वहां तक चला जाएगा लिक्विड, यानी फ्लो की प्रवृत्ति उसमें होती है नहीं। और गैस में भी देखिए, गैस में क्या होता है, गैस में क्या है, यहाँ पर अगरबत्ती जलाइए और वहां कोई बैठा हो, जलाए हैं तब देखिए, जैसे ही सॉलिड में रहता है तब नहीं, लेकिन जैसे ही जलाइएगा तो उसमें जो इत्र रहता है वहां बैठा हुआ आदमी के तक पहुंचा रहे, वाह क्या बात, सुंदर, बहुत अति उत्तम सुगंध है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें भी क्या होता है, जैसे ही वो गैस के रूप में आ गया तो उसमें क्या बन गया, कह सकते हैं हम लोग कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान गति कर रहा है, मतलब वो वायु के साथ वो अपमिश्रित होकर के वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। क्लियर बात हुई। सॉलिड सबस्टेंस को क्या यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहीं पर रह जाएगा, वो कहीं दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, भाव की प्रवृत्ति उसमें नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कठोर क्यों होता है। तो कठोर क्यों होता है, ठोस कठोर होते हैं क्योंकि उनके अवयवी कण एक निश्चित और नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जो एक दूसरे से मजबूत अंतर आणविक बलों से जुड़ा हुआ रहता है। इसी बल के कारण अवयवी कण अपनी स्थिति से गति नहीं करते हैं, वो केवल अपने मध्य स्थिति पर दोलन करते हैं, ठीक है, और इसलिए ये क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है, आयनिक सॉलिड ठोस और भंगुर क्यों होता है। तो ठोस में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आप चर्चा कर देंगे। अब भंगुर का क्या कारण होगा, तो भंगुर का कारण होता है कि जैसे ही आप उसको मारिएगा तो उसका जो धनायन है वो धनायन के सामने आ जाएगा। पहले क्या था, धनायन और ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, अब क्या किया, थोड़ा सा खसकेगा तो धनायन धनायन के सामने, इसलिए वो भंगुर हो जाता है। इसका भी हमने एक आपको वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं, आप जाकर के देखिएगा। पिछले बार जब टेस्ट लिए थे तो बहुत सारे लोग गलती कर दिया था, आयनिक का चूंकि उस बार पूछा गया था, तो इसको थोड़ा देख लेना। क्लियर, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका है बहुत आसान क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस प्रकार के स्टैचोमेट्री दोष दर्शाता है, विच टाइप ऑफ स्टैचोमेट्री डिफेक्ट इज शोन बाय। ये निम्नलिखित जो दिया हुआ है ये किस प्रकार का दोष शो करता है। तो देखो यहाँ ZNS जो आपका देख रहे हैं ZNS, इसमें साइज डिफरेंस है, लार्ज साइज डिफरेंस है, तो ये क्या शो करेगा, फ्रेंकल डिफेक्ट। और यहाँ AGBR है, ये दोनों शो करता है, AGBR का जो है ये दोनों शो करता है, ये स्कॉटकी भी करता है, स्कॉटकी डिफेक्ट, क्योंकि ये क्या है ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पर भी देखिएगा स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल। AGBR का उदाहरण आप देखिएगा दोनों में आ जाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट बोथ, ठीक है ना। ये AGBR स्कॉटकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के डिफेक्ट को शो करता है।
क्लियर हुई बात? और हमें लगता है, उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन बन गए होंगे और आपने अच्छे से इसको बनाया भी होगा, मतलब आपका इसमें अच्छा मार्किंग आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, इस तरह से हमने प्रयास किया आपको ये फिर से दोबारा रिवाइज करवाने का, समझाने का, और हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये बात पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। पसंद आना तो बात की बात है, समझ में आई होगी। तो चलिए, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन, डाउट्स और किसी तरह का आएगा तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।